आइए आगे मैं आपको बताता हूँ फिलहाल अधिकतम सहसंयोजकता का नियम या लॉ ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। इसकी व्यवस्था सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने 1933 में दी थी। देखिए सिज्विक भी बोल देते हैं इसको और सिडविक भी बोल देते हैं। डी और जी एक साथ आ रहे हैं तो एक को साइलेंट रखना पड़ता है। अगर आप डी को साइलेंट रखेंगे तो सिज्विक हो जाएगा, सिज्विक, और अगर जी को साइलेंट रखेंगे तो सिडविक। समझ आ गया? तो 1933 में इन्होंने बताया था कि जिन तत्वों के बाहरी सेल में रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, कौन से? खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, वो अपने इस डी ऑर्बिटल का प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करने का तात्पर्य ये है कि उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने का तात्पर्य है कि उनकी जो सहसंयोजकता है वो 4 से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए, अच्छा, ये जो सुझाव था सिज्विक का, यही कहलाता है अधिकतम सहसंयोजकता का नियम। एक बार फिर आप सुनिए गौर से, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम किसने दिया था? सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने 1933 में दिया था। इन्होंने सुझाव दिया था कि जिन तत्वों के बाहरी सेल में रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं वो इसका प्रसार कर सकते हैं। प्रसार करने का तात्पर्य है कि इनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक का तात्पर्य है कि इनकी सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। तो सिज्विक का यह सुझाव ही कहलाता है अधिकतम सहसंयोजकता का नियम, जो उसने 1933 में दिया था। उसने जैसे बताया कि फास्फोरस और सल्फर, इन तत्वों में रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं। आप जानते हैं फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 और सल्फर का 16 होता है। इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहां देखिए, जैसे फास्फोरस 15 है तो 2, 8 और कितना हो जाएगा? 5। सल्फर का 16 है तो ये हो जाएगा 2, 8 और 6। एसपीडीएफ में करेंगे 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p3, 2, 8 और 5। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे पहले सेल में केवल एक उपकोष होता है S, दूसरे में 2 होते हैं S और P, और तीसरे में 3 होते हैं S, P और D। इसका मतलब इसमें जो D उपकोष है 3D, उसमें कितने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन है, खाली हैं। इसी तरह आप देखेंगे ये तीसरा सेल है तो इसमें 3s2 और 3p4 और 3d 0। इसका मतलब 3D उपकोष कैसा है? रिक्त है। तो जिनमें 3D उपकोष, जिनके बाहरी सेल में D उपकोष रिक्त होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? प्रसार कर सकते हैं, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो सकते हैं। और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य है कि उनकी सहसंयोजकता 4 से ज़्यादा हो सकती है, जैसा फास्फोरस और सल्फर में है। PCl5 में यह समझाया गया है कि PCl5 में फास्फोरस के एक परमाणु से क्लोरीन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 5। आप जानते हैं क्लोरीन के बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दीजिए इस तरीके से, और क्लोरीन के बाकी 6 इलेक्ट्रॉन और बना दीजिए। एक तो देखिए 6 ये क्रॉस के और एक ये 7 हो गए। तो आप इस तरीके से जब आप बनाएंगे 2, 2, 4, 2, 6, एक वहां पर है 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, इन सब के इलेक्ट्रॉन पूरे कर दीजिए। 2, 2, 4, 2, 6। तो आप देखेंगे यहां पर प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के अष्टक पूरे हो गए हैं इस तरीके से। और फास्फोरस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अर्थात फास्फोरस से प्रत्येक क्लोरीन का परमाणु कैसे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इस तरीके से। तो ये भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। किसके अनुसार है ये?
अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार है ये। समझ आ रहा है? तो यहाँ फास्फोरस के बाहरी सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पर इस फास्फोरस की सहसंयोजकता कितनी हो सकती है? 5। 10 इलेक्ट्रॉन है तो अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होगी? 5। इसी तरीके से SF6 अर्थात सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर के एक परमाणु से फ्लोरीन के कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? 6। प्रत्येक के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दीजिए इस तरीके से। आप क्रॉस वाले फ्लोरीन के माने और गोल वाले सल्फर के माने। सल्फर के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए गोल वाले 1 2 3 और एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6, हो गए 6 पूरे। बाकी इनके फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन और पूरे कर दीजिए। ये इनकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। फ्लोरीन के सभी 7 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले हैं और सल्फर के गोल वाले हैं। आप इस तरीके से अच्छी तरह समझ जाएंगे जब सर्किल बना देंगे कि इस सर्किल में इसके इतने इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सल्फर के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 पेयर हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अर्थात 12 इलेक्ट्रॉन होने पर सल्फर की सहसंयोजकता कितनी होगी? 6। तो यहाँ सल्फर से 6 के 6 फ्लोरीन के परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ये है अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार स्ट्रक्चर। ये भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपको परीक्षा में आ जाती है स्ट्रक्चर बनानी, तो ये भी सही है और पहले जो सिंगलेट लिंकेज के द्वारा बना रहे थे वो भी सही है, वो अष्टक नियम के अनुसार है और ये अधिकतम सहसंयोजकता के नियम के अनुसार है। समझ आ गया? तो अधिकतम सहसंयोजकता का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लें अधिकतम सहसंयोजकता का नियम क्या है। सन 1933 में सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि किसी भी यौगिक में परमाणु के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। नहीं, ये सुगड़न ने दिया था कि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, तो सिज्विक ने उसकी काट दी थी, उसका सॉल्यूशन बताया था कि जिनके बाहरी सेल में रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं वो उसका क्या कर सकते हैं? प्रसार कर सकते हैं। और प्रसार करने का मतलब है कि उनके बाहरी सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य है कि उनकी सहसंयोजकता 4 से ज़्यादा हो सकती है। जैसे उसने बताया था कि PCl5 में बाहरी सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और SF6 में अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इनकी सहसंयोजकता फास्फोरस की क्रम से 5 और सल्फर की क्रम से 6 हो सकती है। ये था अधिकतम सहसंयोजकता का नियम। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए।